हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें 3 पार्ट में हमने सीडीपी डिस्कस की थी सेम एग्जाम की, और उसके बाद हमने शुरू किया क्या अपना सोशल साइंस का जो सेक्शन होता है वो, और ये उसकी सेकंड वीडियो है, और ऑल ओवर ये 5th पार्ट है। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। सीटेट के साथ साथ ये डिस्कशन आपका DSSB, एनवीएस और केवीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 की भी सीरीज चल रही है हमारी यहाँ पे साथ साथ। तो अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी पढ़ाई स्मूथली चलती रहे। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोग इसके 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। खनिज के संदर्भ में ये पूछ रहे कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मतलब कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। सेकेंड इज दे हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। थर्ड इज दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो अब आप देखो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट जो है इसने बोला नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, तो बिल्कुल जो आपके खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं हमें, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो बिल्कुल ये भी होता है। अभी मिनरल्स के केस में इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ये ट्रू हो गया। और इसने यहाँ पे ये ध्यान रखना नॉट ट्रू पूछा है। थर्ड इज दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो ये अलग अलग भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक, सारे जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, नॉन मेटेलिक होते हैं, अधात्विक होते हैं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक और मेटेलिक दोनों होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही होते हैं, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछ ले कि वो सिर्फ मेटेलिक होते हैं और आप उसको करेक्ट करके आ जाओ, तो नहीं, ये दोनों ही होते हैं, मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक भी। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमारी, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग को मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या हमारा, नर्मदा वैली। अब आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हो, नर्मदा वैली किससे रिलेट करती है, अर्ली रिपब्लिक से, हंटिंग एंड गैदरिंग से, साइट सिटीज अबाउट 500 ईयर्स अगो, या फिर द फर्स्ट सिटी इज द अर्ली एग्रीकल्चर। आप बताओ नर्मदा वैली जो है वो पांचों में से किससे मैच करती है। तो जो नर्मदा वैली है वो आपकी किसके साथ मैच करेगी, हंटिंग एंड गैदरिंग से। नेक्स्ट है आपका वज्जी, वज्जी जो है आपका ये क्या है, अर्ली रिपब्लिक है। थर्ड है आपका गारो हिल, जो गारो हिल है आपका ये क्या है, अर्ली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके, और जो गंगा वैली है आपकी ये किससे रिलेटेड है, सिटी अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और इंडस वैली जो है हमारी ये किससे रिलेटेड है, द फर्स्ट सिटीज। तो अगर आपको यहाँ पे एक भी ऑप्शन पता था तो उसके साथ आप इसको कर सकते थे इजीली, कुछ ऑप्शंस आपके डिलीट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडस वैली एंड ट्रिब्यूटरीज किससे रिलेटेड है, यहाँ पे फर्स्ट सिटीज से। तो ई का फोर्थ देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ई का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है ना। तो हमें पता चल गया जब और किसी में है ही नहीं, और इसके लिए हम श्योर है कि जो इंडस वैली है वो आपकी फर्स्ट सिटीज के अंडर आती है, तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे डिलीट हो जाएंगे, और आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। Below are two statement A and B in the context of the contemporary debates on dates and period of Indian history। जो डेट एंड पीरियड्स होते हैं इंडियन हिस्ट्री में उसके लिए कुछ दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप periodization like Hindu, Muslim, British is appropriate as the religion of the rulers has been only important historical change। ये बोल रहा है कि periodization के लिए जो आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रूलर हैं ये अप्रोप्रिएट है, एज द रिलीजन ऑफ द रूलर्स हैव बीन द
ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, कि सिर्फ इसी वजह से हिस्टोरिकल चेंजेस आए थे, तो ऐसा नहीं, और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से हिस्टोरिकल चेंज आए थे। आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह, रूलर की स्ट्रेटेजी क्या होती थी, किस तरीके से वो काम करते थे। तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी जो कालावधि है ये उपयुक्त नहीं है, सिर्फ एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। Second statement, it is problematic to assign precise date and times span to historical process that happen over a period of time। मतलब लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो जब आप देखोगे कहीं ना कहीं कि एक पर्टिकुलर पीरियड को असाइन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है। आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये चीज़ मिडवेल में ही हुई थी या ये अर्ली पीरियड में ही हुई थी, तो ये प्रॉब्लमेटिक जो आपका प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली ऑप्शन जो मैंने बताई थी ये क्या थी आपकी, रॉन्ग थी। ठीक है, और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट गलत है और सेकंड ठीक है। अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, below are the two statement in the context of new popular Indian art in the 19th century। मतलब नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैनी पेंटिंग मॉक्ड एट द चेंज दे सॉ अराउंड ridiculing the new taste of those who spoke English and warned against women moving out of their homes। क्या बोल रहा है ये, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों को उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। तो ऐसा हुआ था आपका, जो क्या कहते हैं कि ये शो करती थी जो हमारी पेंटिंग होती थी कि अंग्रेजों का रहन सहन है उसका मजाक बनाना, या फिर औरतें जो बाहर निकलती हैं उसको जो है ना सलाह देना ऐसी कि आप औरतें जो हैं घर से बाहर निकलें। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इमेज वर यूज टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडिया एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर। मतलब जो इमेजेस थी वो इसलिए शो की जाती थी ताकि वो एक नेशनलिस्ट आइडिया को शो कर सके, जो आपका राष्ट्रवादी विचारधारा उनको क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके। तो स्टेटमेंट ये क्या है आपकी, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ इमेजेस को यूज नहीं किया जाता था, और भी चीजों को यूज किया जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, देखो दोनों सही है लेकिन ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। भारत में प्रारंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ऑप्शंस आर कंगरा स्टाइल पेंटिंग, नेक्स्ट इज गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, या फिर ये क्या है पादशाहनामा पेंटिंग, या फिर रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस को, इसका जो सोर्स है इसको ये किसको माना जाता है, रॉक पेंटिंग्स इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है इसको माना जाता है प्राथमिक स्रोत किसका, प्रारंभिक मानवों को समझने के लिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम वर टॉट। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था किस तरीके से, इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस मतलब सरकारी संस्थानों में, बाय पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फी एक निश्चित फीस लेकर, या फिर थर्ड थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड, या फिर साल भर पढ़ाया जाता था फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। और फिर फोर्थ दिया हुआ फॉर असेसमेंट थ्रू एन एनुअल एग्जाम, कि वो असेसमेंट करते थे, बच्चों का मूल्यांकन करते थे एनुअल एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उनको पूरी साल पढ़ाया जाता था, लेकिन उस टाइम नहीं पढ़ाया जाता था जब आपका कटाई का टाइम होता था या फसल का टाइम होता था, हार्वेस्ट का टाइम होता था, क्योंकि जो इंडिया था वो किस पे डिपेंड करता है भाई, एग्रीकल्चर पे करता है। तो एग्रीकल्चर के टाइम में बच्चे चाहिए
वर्कफोर्स चाहिए ना खेतों में काम करने के लिए, उस टाइम पे बच्चों को छुट्टी दे दी जाती थी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई के समय उनको छोड़ दिया जाता था खेतों में काम करने के लिए कि कर लो अपना काम भाई। नेक्स्ट ऑप्शन, sorry, next question. Below are two statement A and B in the context of emergence of a nation state in Europe in 18-19th century. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? फर्स्ट बोल रहा है टिल द 18th century people in Europe saw themselves as nation state, कि जो 18th सेंचुरी तक जो यूरोप के पीपल थे वो अपने आप को क्या समझते थे? राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। सेकेंड इज अ कॉन्शियसनेस वॉज क्रिएटेड इन द अर्ली 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation, मतलब कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्रीय था, कि लैंग्वेज के डिवाइड पे आपको नेशंस को क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है। तो फर्स्ट क्या है आपका? इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। तो फर्स्ट रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, BCE स्टैंड फॉर बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा या फिर बिफोर कंटेम्प्ररी एरा। अब आप बताइए BC की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। BC की फुल फॉर्म होती है ये। दो चीजें होती है यहाँ पे, एक तो बिफोर कॉमन एरा हो गया आपका BC और एक होता है आपका क्या? कॉमन एरा। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन एरा बोलते हैं, और उससे पहले के टाइम को हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। और दो चीजें और यहाँ पे होती हैं, बिफोर कॉमन एरा को हम BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और कॉमन एरा को हम क्या बोलते हैं? AD भी बोलते हैं। और कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं आफ्टर दैट के बाद से, और ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होता। AD का मतलब होता है आफ्टर डोमिनी। आफ्टर डोमिनी मतलब जो आपके क्राइस्ट थे उनके बाद के समय को क्या बोला जाता है? आफ्टर डोमिनी भी बोला जाता है। तो ये आफ्टर डेथ नहीं होता, ध्यान रखना। तो बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन जो बिफोर क्राइस्ट होता है ये एक ही बात होती है, और कॉमन एरा या फिर AD बोले तो ये एक ही बात होती है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डू वी नो टुडे दैट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैथियोलिथिक पीरियड, मतलब कि आज ये कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? वी हैव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बर्ड्स इन द राइटिंग ऑफ दैट टाइम, कि हमें राइटिंग में मिला है इन बर्ड्स के बारे में। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल जो हैं उसके अंडे के छिलके पाए गए हैं, वर फाउंड एट द पाटने महाराष्ट्र। पाटने एक साइट है आपकी अर्ली एज की महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे इनके छिलके पाए गए हैं। या फिर वी हैव अचीव्ड ऑरल मेमोरीज ऑन ऑस्ट्रिच इन दिल्ली नेशनल म्यूजियम, या फिर हमें नेशनल दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ से पता चला है इसके बारे में। फोर्थ इज दीज आर डिस्क्राइब्ड इन द मेमोरीज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, या फिर ये फॉरेन ट्रेवलर्स की जो मेमोरीज हैं उनमें पाए गए हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल वर फाउंड एट द पाटने महाराष्ट्र। ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे जो महाराष्ट्र में पाटने एक साइट है वहाँ पे इनके अंडों के छिलके पाए गए, जिससे ये माना गया कि पैलियोलिथिक एज में आपके जो पूरा पाषाण युग है वहाँ पे शुतुरमुर्ग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसी के साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एंड, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? अब आप पढ़ो ऑप्शंस को, यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, के रूलर्स जो थे यहाँ पे शासक थे उनका नियंत्रण क्या हो गया? समाप्त हो गया। देयर कुड हैव बीन डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया, जंगलों का विनाश हो गया होगा। या फिर देयर वर फ्लड्स इन द एंटायर एरिया ऑफ सिविलाइजेशन, संभवतः पूरे क्षेत्र में क्या आ गई होगी? बाढ़ आ गई होगी। या फिर डी द रिवर्स ड्राइड अप प्रॉपरली, यानी कि संभवतः नदियाँ क्या हो गई होंगी? सूख गई होंगी। तो इसमें तीन चीज़ों को माना जाता है यहाँ पे, कि वहाँ पे जो रूलर्स का कंट्रोल था वो खत्म हो गया होगा, और सेकंड क्या था यहाँ पे हमारा? डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी माना जाता है। सी नहीं माना जाता कि वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी, और डी भी आपका माना जाता है कि जो नदियाँ हैं वो सूख गई होंगी। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं? A, B एंड D।
अब ये कहाँ पे है, ए बी एंड डी, ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ए बी एंड डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, 10 क्वेश्चन। आई होप आपको जितना भी हमने करा है पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, और कोई भी कन्फ्यूज़न होती है किसी भी चीज़ को लेकर तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।